हेलो, दिस इज प्रथम शर्मा। आज हमें सेक्शन 84 से आगे बढ़ना है। सेक्शन 84 ऑफ BNSS, which talks about proclamation for person absconding. Proclamation for person absconding. For person absconding. आप अपनी वेरेट साथ लेके बैठिएगा। आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठिएगा। पेन, हाइलाइटर, कुछ भी यूज करो। तो अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि भाई व्हाट इज प्रोक्लेम एंड हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, जो आपके मन में जो क्वेश्चन है उससे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज अ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम शब्द का मतलब क्या है ये, एंड हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको भी लिखना है। दैट इज वेरी क्लियर। अब यहाँ पे कभी कभी मेंस की क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्रोक्लेमेशन, हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हाउ इज अटैचमेंट एशूड। इस तरह के सवाल काफी बार पूछते हैं। तो बात करते हैं प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई नगाड़े बजाए जाते हैं, बोला जाता है सुनो सुनो, जैसे बोलते हैं ना मूवीज में, वही कुछ प्रोक्लेमेशन है। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। तो प्रोक्लेमेशन इज एन अनाउंसमेंट दैट दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग एप्रीहेंडेड। प्रोक्लेमेशन एक अनाउंसमेंट है कि यार ये इंसान पकड़ा नहीं जा रहा है, भाग रहा है, एंड नॉट अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है। हम समन्स दे के भी थक चुके हैं, हम वारंट निकाल के भी देख चुके हैं, बट it has been months and days and this person is not appearing. So you will announce that this person is not getting apprehended. If this person sees this declaration, then he must visit the court on this particular day and this particular time. प्रोक्लेमेशन में कोर्ट बेसिकली एक डिक्लेरेशन जारी कर देगा। प्रोक्लेमेशन जारी करने का मतलब ये है कि एक नोटिस जारी कर देगा, और उसमें लिखा होगा कि देखो भाई, जब जिसके लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्संस हियर, वन इज प्रोक्लेम्ड पर्सन, वन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, ये जो प्रोक्लेमेशन है ये दो लोगों के लिए दिया जाता है। प्रोक्लेमेशन दो लोगों के लिए दिया जाता है। वन इज सिंपली कॉल्ड अ प्रोक्लेम्ड पर्सन, ये थोड़ा लेस सीरियस कैटेगरी में फॉल करेगा, एंड अनदर इज कॉल्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो प्राइवेट पर्सन को ताकत दी गई है अरेस्ट करने की, वो प्रोक्लेम्ड अफेंडर के केस में दे रखी है। अभी जो इसके पहले के सेक्शंस है जहां पर दैट इज 74 एंड 75। सेक्शन 75 में बोल रखा है कि मजिस्ट्रेट, CJM और JMFC भी जो वारंट जारी कर सकते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति को, वो भी प्रोक्लेम्ड अफेंडर के लिए कर सकते हैं। तो दैट इज अ मोर सीरियस कैटेगरी। तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन जारी कर रहा है दैट इफ दिस पर्सन सीज दिस डिक्लेरेशन ही मस्ट विजिट द कोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डे एंड दिस पर्टिकुलर टाइम। So the kind of declaration, this kind of declaration is done when summons or warrant fail to cause his appearance before the court. इस तरह की डिक्लेरेशन तब की जाती है जब वारंट भी फेल हो गए, समन्स भी फेल हो गए। मैं लिख रहा हूँ इस बात को, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी तक? प्रोक्लेमेशन इज एन अनाउंसमेंट। प्रोक्लेमेशन इज एन अनाउंसमेंट। जस्ट अ मोमेंट। प्रोक्लेमेशन इज एन अनाउंसमेंट। अभी सेक्शन स्टार्ट नहीं किया है मैंने। हम डील कर रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है। तो हमने कहा प्रोक्लेमेशन इज एन अनाउंसमेंट। कौन सी अनाउंसमेंट? दैट दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग apprehended and not appearing not appearing before the court, और कोर्ट के सामने ये व्यक्ति अपीयर नहीं कर रहा है। ठीक। यू विल अनाउंस दैट you will announce that this person this person is not getting apprehended, is not
getting apprehended. If this person, if this person sees this declaration, sees this declaration, comma, he must visit the court. He must visit the court. He must visit the court on this particular day. On this particular day, and this particular time. This particular time. तो बात इतनी सी है कि प्रोक्लेमेशन एक अनाउंसमेंट है। प्रोक्लेमेशन एक अनाउंसमेंट है कि यार ये पर्सन अप्रहेंडेड नहीं हो रहा है एंड अब कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रहा है। आप ये अनाउंस करोगे that this person is not getting apprehended, and if this person sees this declaration, he must visit the court on the particular day at particular time. This kind of declaration, this kind of declaration, this kind of declaration is done कब? when summons or warrant fail to cause his appearance before the court. His appearance before the court. इस तरह की जो डिक्लेरेशन है वो कब की जा रही है? जब आप कह रहे हो कि यार हमने तो वारंट भी भेज दिया, हमने वारंट भी भेज दिया, ये आता ही नहीं है सर। तो तब आप कह रहे हो कि अब हम क्या करेंगे? अनाउंस करेंगे दैट दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग एप्रीहेंडेड एंड इफ दिस पर्सन सीज दिस डिक्लेरेशन he must visit the court on this particular day and this particular time. This is what? This is proclamation. ठीक है? Now, if that person is accused of an offense, he will be called proclaimed person or proclaimed offender based upon which kind of offense he is punished with. ठीक है, मैं लिखूं इस बात को भी, मैं लिख रहा हूँ. Let me write this. If that person is accused of an offense, comma, he will be called either a proclaimed person, या तो आप बेटा उसे proclaimed person बोल रहे हो, or proclaimed offender, based upon which kind of offense? Based upon which kind of offense he has committed, he is accused of. ठीक है जी। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, बेटा देखना, इन्होंने सबसेक्शन 1 दिया है। सबसेक्शन 1 भी प्रोक्लेमेशन की बात करता है। If any court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued by it has abandoned or is concealing himself so that such warrant cannot be executed. अगर कोई इंसान जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, कंसील कर रहा है अपने आप को ताकि वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके, सच कोर्ट will publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 3 days from the date of publishing such proclamation. तो ये भी प्रोक्लेमेशन की अब बात करता है। ठीक है, अब आ जाओ 84 के सबसेक्शन 4 पर। तो 84(1) जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है प्रोक्लेम्ड पर्सन की, यानी उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो साहब और वो अपने आप को छुपा रहा है, ही इज अ प्रोक्लेम्ड पर्सन। नाउ 84(4) पे आओ, where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offense which is made punishable with imprisonment of 10 years or more. अब ये बदलाव है, पहले जो यहाँ ऑफेंसेस लिखे गए थे वो ऑफेंसेस अलग थे, वो पर्टिकुलर कुछ सीरियस ऑफेंसेस के सेक्शंस मेंशन थे आईपीसी के हिसाब से। अब इन्होंने यहाँ पर एक जनरलाइज्ड वे कर दिया है कि 84(4) के अंदर अब अगर कोई भी अक्यूज्ड है जो कि ऐसे ऑफेंस का अक्यूजेशन है उस पर
जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर है, 10 साल या 10 साल से ज्यादा है, या जिंदगी भर की उम्र कैद उसको मिल सकती है, या फिर मृत्यु दंड उसको मिल सकता है। सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, और वो प्रोक्लेमेशन से के बाद भी अगर नहीं आता है, ठीक है, द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट where a proclamation published under subsection 1 is in respect of person accused of an offense which is made punishable with। आपने एक बार उसे प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित कर दिया, प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित करने के बाद अब वो नहीं आया है, प्लस उस वो जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है दैट कैटेगरी इज वेरी सीरियस, तो आप उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोल देते हो, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन विच काइंड ऑफ ऑफेंस ही इज अक्यूज्ड ऑफ, और uh, उसने and whether he has followed the proclamation, and whether he has followed the proclamation अंडर सेक्शन 84(1)। ठीक है, पहले आपके लिए समन्स जारी हुआ, समन्स के बाद आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ, कुछ केस में वारंट ही सबसे पहले जारी होगा, उसके बाद भी आप नहीं आए, फिर आपको प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित किया, प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित करने के बाद यदि आप तब भी नहीं आए और आपने जो ऑफेंस कर रखा है वो 10 साल या 10 साल से प्लस की सजा का है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है और डेथ का है, ठीक है, उस केस में फिर आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। दिस इज 84(1) में एंड दिस इज 84(4) ये बात कही जा रही है, ठीक है, इतना यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रोक्लेमेशन आप समझ गए, व्हाट इज प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन दोबारा सुनो, प्रोक्लेमेशन आपने कहा जी इज एन अनाउंसमेंट दैट दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग apprehended and not appearing before the court। प्रोक्लेमेशन में आपने कहा कि ये इंसान जो है apprehended नहीं हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है और कोर्ट के सामने भी नहीं आ रहा है। Then you will announce that this person is not getting apprehended, and if this person sees this declaration, he must visit the court on this particular day, particular time, ठीक है। And then you said he must visit the court on this particular day, particular time. This kind of declaration is done when summons or warrant fail to cause his appearance before the court. If that person is accused of an offense, he will be called either a proclaimed person or proclaimed offender, based upon which kind of offense he is accused of and whether he has followed the proclamation under section 84(1)। एंड सी एक बार प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपने उसको जो है घोषित कर दिया, तो फिर इसी तरह का इंसान है जिसको आप अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी वारंट के। आपने सेक्शन 35 में पढ़ा है, सेक्शन 35 में जब आप पढ़ते हो कि पुलिस का बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है, या फिर प्राइवेट पर्सन किसे अरेस्ट कर सकता है, तो प्राइवेट पर्सन भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 35 तो हो गया पुलिस, और और अंडर सेक्शन 40 मेरे ख्याल से प्राइवेट पर्सन का है। चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक। हाँ, 40 इज रिगार्डिंग प्राइवेट पर्सन, कब अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन इन प्रोसीजर ऑफ सच अरेस्ट, एंड 35 इज व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो 35 इज व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। मैं लिख भी दूं इस बात को, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेना। दिस दिस इज द दिस इज द पर्सन whom the police or private person can arrest without warrant under section 40, सॉरी पहले उसका लिखेंगे, अंडर सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35 एंड 40, या और लगाओ, वहां भी मैंने और लगाया है, और 40 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये बात की जा रही है। नाउ अटैचमेंट और समझना है, क्या अटैचमेंट क्या है, ठीक है। आपने प्रोक्लेमेशन समझ लिया,
नाउ कम टू अटैचमेंट। फिर सेक्शंस पढ़ लेंगे आपको और समझ आ जाएगा अटैचमेंट क्या होता है। देखिए, नाउ अटैचमेंट इज ऑलवेज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अटैचमेंट हमेशा प्रॉपर्टी का होगा। वॉट एवर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द अक्यूज और द पर्सन टू बी अरेस्टेड विल बी टेकन इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। सीधी सी बात है, प्रोक्लेमेशन आपने जारी किया और उसके बाद भी वो नहीं आ रहा, तो फिर और कुछ चाहिए ना कंपेल करने के लिए। आप दबाव बनाना चाहोगे उस पर, तो आप कहोगे यार अपनी प्रॉपर्टी अटैच करवा। ठीक है, आप उसकी क्या करोगे, प्रॉपर्टी अटैच करोगे, प्रोक्लेमेशन के बाद भी नहीं आया। अच्छा, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाओ। प्रॉपर्टी को अटैच करवाओ, प्रॉपर्टी को बेको अगर वो पेरिशेबल है। ठीक है, फिर भी वो नहीं आता है तो उसको भाई अपने पास रख लो। आएगा जनरली, अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाने तो आएगा। दिस इज व्हाट इज अटैचमेंट। गलती से किसी और की अटैच कर लिए प्रॉपर्टी, तो फिर उसके लिए मेजर्स हैं किताब में, बेर एक्ट में सेक्शंस दिए गए हैं। तो फिलहाल व्हाट इज अटैचमेंट, वी आर सेइंग दैट अटैचमेंट is always of property, is always of property, whatever whatever property whatever property belongs to the accused, whatever property belongs to the accused or the person to be arrested, or the person to be arrested, comma, will be taken will be taken in the custody in the custody of the court. Attachment is always of property. Whatever property belongs to the accused or the person to be arrested will be taken in the custody of the court. अटैचमेंट का मतलब है कोर्ट की कस्टडी में प्रॉपर्टी को ले आना। अब होगा कैसे, मान लो मेरी गाड़ी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अच्छे अच्छे डिजाइनर सूट्स हैं, उठा के लेके चले गए, तो भाई मुझे होगी, पीड़ा होगी, दर्द होगा, because till the time it is under attachment I cannot sell that property. मैं प्रॉपर्टी को हाथ भी ना सकता साहब, मेरी गाड़ी को ले गए चले गए, आई कैन नॉट सेल, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द एलिमिनेशन डन बाय द कोर्ट। So these are coercive measures, these are coercive actions that they are taking, the court is taking. These are coercive actions to cause my appearance, मैं आऊं या accused के appearance, proclaimed person के appearance। और इसको हिंदी में बोलते हैं कुड़की। कई बार थाने जाओगे, आपको चूल्हा, गैस सिलेंडर, फ्रिज, ये सब पड़ा हुआ मिलता है। दिस इज व्हाट इज अटैचमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक बात और लिख लेना, these are coercive actions, these are coercive actions to cause appearance of accused। ठीक है, accused के appearance को कॉज करने के लिए, उसको बुलाने के लिए coercive actions लिए जाते हैं। ठीक, नाउ सेक्शंस क्या इन्वॉल्व है, प्रोक्लेमेशन इज डन, प्रोक्लेमेशन का सेक्शन है 84, थोड़ा सा आपने मेरे साथ अभी पढ़ा भी। और अटैचमेंट का सेक्शन 85 होगा। इट इज 85। ठीक है, दीज टू सेक्शन। अब 86, 87, 86 भी इसमें जुड़ा हुआ है, 87 भी फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का है। 88 भी रिलीज, सेल, रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी का है। तो आगे वाले अटैचमेंट की बात मैं नहीं कर रहे। 85 के आगे वाले भी, 86 हो गया, सेक्शन 86 हो गया, क्या है ये, आइडेंटिफिकेशन, ये नया है। दिस 86 हैज बीन न्यूली एडेड, पूरा का पूरा सेक्शन ही नया ऐड कर रखा है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो जितना लिखोगे उतना अच्छा,
तुम्हें लगे कि नहीं यार हम कम लिखेंगे, मैं तो, ये इंसान तो पागल है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, बहुत सारा लिख रहा है। दैट इज नॉट द केस। आप अपनी राइटिंग में जितना लिखोगे उतना आपको याद हो। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, ठीक है, ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाली बात हो गई। सबसे पहले आपने किसी के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया है 84(1) में, प्रोक्लेम्ड पर्सन। 87 किसकी बात कर रहा है? 87 बात कर रहा है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट की बात 87 कर रहा है। और 88 किसकी बात कर रहा है? रिलीज एंड सेल। 88 बात कर रहा है रिलीज एंड, कॉमा है, एंड नहीं लगा, रिलीज कॉमा सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ठीक। दिस इज व्हाट इज 88। 89 है अपील फ्रॉम ऑर्डर। लिख दूं मैं 89 भी? 89 अपील फ्रॉम ऑर्डर, क्योंकि सारे हो ना, यहाँ तक ये खत्म है 89 तक। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट इज अपील। देखो अब हो क्या रहा है, 84 में आपने प्रोक्लेमेशन जारी की। अब आप समझते हो प्रोक्लेमेशन क्या है? किसी कोई इंसान आ नहीं रहा है, आपने कहा जी आ जाओ, बहुत दिन हो गए, वारंट वारंट भी जारी कर दिया है, आओ। फिर भी नहीं आता है तो 84 में आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया उसे। अब अटैचमेंट या तो साथ हो सकता है, 84(1) में जब आप जा रहे हो तो अटैचमेंट या तो तभी करवा लो, नहीं तो फिर भी नहीं आता है तो उसके बाद अटैचमेंट करवा सकते हो। 85 प्रॉपर्टी। फिर 86 नया है, पढ़ेंगे इसको, आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। 87 इज क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ अटैचमेंट। आपने अटैचमेंट जो किया है, अगर वो प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो उसकी है पर निकली किसी और की, तो अगर कोई बेचारा इंसान है कह रहा है कि अरे नहीं मेरी प्रॉपर्टी है, उसको क्यों अटैच कर दिया तुमने, तो उसके क्लेम्स, उसके ऑब्जेक्शंस को बोला जा रहा है कि आओ अपने क्लेम्स ऑब्जेक्शंस करो। फिर 88 हो गया कि रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन। सेल वगैरह कब होगी? जब पेरिशेबल नेचर का है, ठीक है। रिलीज, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस जिस इंसान ने 87 में दिए थे वो साबित हो जाते हैं, या फिर वो प्रोक्लेम्ड पर्सन आ ही जाता है, तो उसको वापस रिलीज कर दो प्रॉपर्टी, या रिस्टोर कर दो अटैच प्रॉपर्टी को। 89 बात करता है, आपने कहा कि यार मुझे रिलीज करवानी है प्रॉपर्टी, मेरे क्लेम्स और ऑब्जेक्शन है, पर वो ऑर्डर वो रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हो गई तो आप किस में चले जाओ? अपील में चले जाओ, 89 में। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। आगे बढ़ते हैं अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि 84 में आखिर लिखा क्या है। सेक्शन 84 आखिर बात क्या करता है, ठीक है। दैट इज प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन proclamation for person absconding. 84 is proclamation for person absconding, for person absconding. This is what is being said in 84. सीक्वेंस याद है सबको कि समन भेजा, वारंट भेजा, प्रोक्लेमेशन हुआ, अटैचमेंट हुआ, ठीक है। फिर आप जो अटैचमेंट के आगे के अगले के प्रोसीजर्स अपना सकते हैं। पढ़ते हैं। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, 84 बोलता है इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, अगर यदि किसी कोर्ट के पास रीजन है ये भरोसा करने का, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, भले ही आपने एविडेंस ले लिया नहीं लिया फर्क नहीं पड़ता, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड, कि कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, हैज बीन इशूड बाय इट, हैज एब्सकॉन्डेड, भाग गया है, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, ये अपने आप को छुपा रहा है, सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, सच कोर्ट में पब्लिश a written proclamation requiring him to appear at a specified
place and at a specified time, not less than 30 days from the date of publishing such proclamation. तो 30 दिन के अंदर अंदर वो भाई हमारे सामने आ जाए। ठीक। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि दो सेक्शंस बात करते हैं, दैट इज सेक्शन 35 एंड 40। ये अलाउ करते हैं, अलाउज प्राइवेट ऑफिसर एंड प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट टू अरेस्ट, who cannot arrest, who cannot arrest otherwise, otherwise to arrest that person, who cannot arrest otherwise that person without warrant, without warrant। यानी वारंट के बिना वैसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे ये लोग, विदाउट वारंट, ओनली बिकॉज only because proclamation has been issued, only because proclamation has been issued। तो ये दो सेक्शंस अलाउ करते हैं प्राइवेट पुलिस ऑफिसर प्राइवेट पर्सन को टू अरेस्ट who cannot otherwise arrest that person without warrant only because proclamation has been issued। सिर्फ proclamation issue हो गया, इस बेसिस पे वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जनरली इफ अरेस्ट इज नॉट हैपनिंग इन 1 मंथ और 2 मंथ, अभी आपने पढ़ा 30 डेज, तो जनरली if arrest is not happening in 1 month or 2 months, the police officer will go for an application of section 84। यहाँ तो 1 महीने का टाइम दे ही रखा है, लेकिन यहाँ तक पहुंचेगा कैसे इंसान? तो अगर 1-2 बजे तक अरेस्ट नहीं हो रही है, तो फिर सेक्शन 84 में पुलिस ऑफिसर जाएगा, परमिशन लेगा कोर्ट की फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, एंड इट इज अपॉन देम, द कोर्ट, whether they want to put up any sorry, it is upon the police officer, द एग्जीक्यूटिव, वेदर टू पुट अप एनी रिवॉर्ड फॉर इट। आपने सुना होगा ना, ये फरार है, इस पर 40,000 का नाम है, 50,000 का नाम है, तो वो पुलिस के हाथ में है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। सरकार को देखना है कि रिवॉर्ड देना है कि नहीं देना। कोर्ट तो सिर्फ प्रोक्लेमेशन अलाउ करेगा। तो कैन यू इशू प्रोक्लेमेशन डायरेक्टली आफ्टर समन्स? अनदर क्वेश्चन दैट यू शुड थिंक अपॉन। ठीक है, क्या आप समन्स के बाद, इन्होंने लिखा है 84 में कि that any person against whom a warrant has been issued, तो सवाल पैदा होता है कि क्या सेकंड टाइम में लिखा हुआ है ना, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued, तो जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, तो क्या अब सवाल है कि क्या आप प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हो सीधा आफ्टर समन्स? नहीं सर, नो, it will be an illegal process, it is an irregularity, because 84 is clearly says if any court has reason to believe, whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been executed, has been issued, issue of warrant is inevitable। लिख लीजिए इस बात को, इस बात को भी लिख लीजिए। क्या? क्वेश्चन, कैन यू इशू proclamation, can you issue proclamation directly after summons? Can you issue proclamation directly after summons? Question. Answer is no. Answer is no. Issue of warrant is inevitable. Warrant is inevitable. Okay. Since section 84 1 clearly says if any court has reason to believe has reason to believe क्या believe that any person against against whom a warrant has been issued has been issued
ठीक है, बाइट हैज एब्सकॉन्डेड, अब वो आगे की बात। तो समन्स के बाद वारंट इशू हो रहा ही होना है, उसके बाद ही आप प्रोक्लेमेशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, उससे पहले नहीं। ओके, तो वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट रिटर्न प्रोक्लेमेशन होना चाहिए 30 डेज का समय अंतराल इसमें दे देता है, वो भी आप ध्यान रखना। मैं 84(1) को एक बार समराइज कर रहा हूँ। 84(1) क्या कहता है, दोबारा से पढ़ लीजिए। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट हैज बीन इशूड, तो सबसे पहले आपने कहा जी है कोर्ट के, सॉरी, कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव क्या, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom against whom a warrant has been issued, warrant has been issued। ठीक, बीच में हो सकता है आपको हल्का सा ग्लिच मिला हो, लैपटॉप had been has been restarted। ऑलराइट, तो लिखा हुआ है कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued is absconding। ठीक है, हैज absconded, दो बातें हैं, हैज
absconded, लिखने के लिए आता है मेंस में, प्लीज इसको याद रखना, has absconded or is concealing himself or is concealing himself or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, the court will publish a written proclamation. अब इस केस में क्या कर सकता है फिर कोर्ट में पब्लिश written proclamation, court may publish written proclamation requiring him to appear at a certified place, requiring him to appear at a specific place and specific time. At specific place, court may publish written proclamation requiring him to appear at a specific place and at specific time and specific time. और ये टाइम कितना दे रखा है? Not less than 30 days from the date of such proclamation. Within 30 days of date of publishing of proclamation. ठीक है, ये सारा 84(1) में बोला गया है। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था प्रोक्लेमेशन। आई सेड कि क्या है प्रोक्लेमेशन 84। आई सेड क्या है प्रोक्लेमेशन, तो आपने कहा जी 84 बात करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉर्डिंग। आई सेड व्हाट इज प्रोक्लेमेशन, व्हाट इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेमेशन में दो है, प्रोक्लेम्ड पर्सन, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 84(1) बात करता है प्रोक्लेम्ड पर्सन की, 84(4) बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। फिर प्रोक्लेमेशन क्या है? प्रोक्लेमेशन इज एन अनाउंसमेंट दैट दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग एप्रीहेंडेड एंड नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट। You will announce that the person is not getting apprehended if this person does not uh, if this person sees this declaration. He must visit the court on the particular day and at a particular time. And two kind of declarations is done when summons and warrant fail to cause his appearance before the court. This kind of declaration is done when summons and warrant fail to cause his appearance before the court. If that person is accused of an offense, he will be called either a proclaimed person or proclaimed offender based upon which offense he is accused of and whether he has followed the proclamation under section 84(1) or not. आपने सबसे पहले समन्स जारी किए और वारंट जारी किए, प्रोक्लेम्ड पर्सन 84(1) में वो जारी किया। उसके बाद अगर वो नहीं आता है और 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा के लिए अक्यूज है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अक्यूज है, डेथ के लिए अक्यूज है, तब उसको 84(4) में प्रोक्लेम्ड पर्सन ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। दिस इज द पर्सन whom the police or private person can arrest without warrant under section 35 और 40 respectively। फिर हमने कहा यार अटैचमेंट क्या होता है, तो आपने कहा अटैचमेंट इज ऑलवेज ऑफ प्रॉपर्टी, वट एवर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द अक्यूज्ड or the person to be arrested, he will be taken in the custody. That property will be taken in the custody of the court. And these are coercive actions to cause appearance of the court. ये लिखा नहीं है मैंने, पर वो अब ये जो इंसान है ये क्या नहीं कर सकता, इस जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, he cannot sell it. He cannot sell it. He cannot sell such property now. Such property now. ठीक है, कोई अब प्रॉपर्टी इसका अटैचमेंट होने के बाद सेल वेल नहीं कर सकता। प्रोक्लेमेशन आपने कहा सेक्शन 84 बात करता है, अटैचमेंट 85 बात करता है। आपने कहा जी और कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो हमने कहा उसके बाद 86 है, 87 है, 88 है और 89 है। 89 में अपील है, 88 में रिलीज सेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आरएसआर रिलीज सेल रिस्टोरेशन की बात है। 87 इज क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ अटैचमेंट। 86 नया नवेला सेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। फिर हम 84 पे आगे बढ़े, हमने कहा 84 कहता क्या है, उसमें आगे और थोड़ा सा हमने एक बात कही 35-40 वाली वापस से। फिर हमने कहा कि यार क्या आप समझ के बिना प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हो, हमने कहा नहीं, 84(1) साफ साफ कहता है आफ्टर इशू ऑफ वारंट्स। फिर हमने कहा कि 84 को समराइज करो, तो समराइज हमने किया
Court has reason to believe, when court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued has absconded or is concealing himself, court may publish, तब court publish कर सकता है written proclamation requiring him to appear at specified place or at and at specified time within 30 days of date of publishing of proclamation. This is 84(1). अब बात करते हैं 84(2) की। ठीक है, अब आते हैं 84(2) पर। द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। तो 84(2) बात करता है व्हाट इज द मैनर ऑफ पब्लिशिंग प्रोक्लेमेशन। आप प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश करोगे? तो द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, it shall be publicly read in some conspicuous place of the town. It shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides. जहाँ वो इंसान ऑर्डिनरी रहता है, वहां पर, उस गांव में, उस शहर में, उस कस्बे में, किसी कंस्पिक्यूअस प्लेस पर जो एकदम साफ साफ दिखे, छुपी ना हो, उसको रेड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। सब क्लॉज बी कहता है इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कंस्पिक्यूअस पार्ट। It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village. Sub clause C कहता है a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. तो बात तीनों में कंस्पिकुअस पार्ट आया है, कंस्पिकुअस प्लेस आया है। पहले में रीड किया जाएगा, दूसरे में अफिक्स किया जाएगा, उसी के शहर में, उसी के कस्बे में, उसी के निवास पर, ठीक है, या निवास के आसपास, of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous part of such town or village. और तीसरा बार अफिक्स किया जाएगा कोर्ट हाउस में। फिर क्लॉज 2 बोलता है सब सेक्शन 2 का द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन डेली न्यूज़पेपर। Direct a copy of the proclamation to be published in the daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides. ठीक, तो इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, लिख देते हैं। 84(2) talks about या provides for, है ना। मीन्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? provides for कैसे लिखोगे? मैं पूरी बात दोबारा लिख रहा हूँ। talks about स्लैश provides for किस बारे में? manner of proclamation, प्रोक्लेमेशन करने का तरीका, वो वाले मैनर्स नहीं जो बचपन बीत गया तुम्हें सीखने में। क्या है अब ये तरीका साहब? तो पहला, आप पब्लिकली रेड करवाओगे इसे, पब्लिकली रेड, ठीक है। कहाँ पर? कंस्पिक्यूअस पार्ट पर। कंस्पिक्यूअस पार्ट कौन, कहाँ की कंस्पिक्यूअस पार्ट? उस टाउन या विलेज के जहाँ वो रहता है, वेयर ही रिजाइड्स, वेयर ही रिजाइड्स, ठीक है। उसी टाउन में, उसी टाउन या विलेज के कंस्पिक्यूअस पार्ट पर। दूसरा तरीका है अफिक्स कर दोगे प्रोक्लेमेशन, ठीक है। कंस्पिक्यूअस पार्ट या तो हाउस जहां वो रहता है और एनी अदर पार्ट, और एनी अदर कंस्पिक्यूअस पार्ट, ठीक है, उस टाउन या विलेज में जहां वो रहता है। आपने कहा जी थर्ड क्या है? थर्ड है फिर से वही अफिक्स प्रोक्लेमेशन, कहाँ पर? कंस्पिक्यूअस पार्ट, कंस्पिक्यूअस पार्ट कहाँ का? कोर्ट हाउस का, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा, ये तीनों तो होंगे ही होंगे साथ, इसके अलावा और फोर, या और नहीं लिखना चाहिए, ऑल्सो, एंड ऑल्सो, एंड कोर्ट में ऑल्सो, कोर्ट में ऑल्सो क्या कर सकता है कोर्ट? डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर, पब्लिश प्रोक्लेमेशन इन डेली न्यूज़पेपर। कहाँ का डेली न्यूज़पेपर होगा?
where he ordinarily resides, where person ordinarily resides. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। सबसेक्शन 3 पे आइए। सबसेक्शन 3 की सिर्फ हम एक रीडिंग करेंगे, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट issuing the proclamation to the effect, a statement in writing by the court, a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect, मतलब कहना ये चाहता है सबसेक्शन 3 कि देखो, कोर्ट ने जब एक स्टेटमेंट दे दिया ना कि कोर्ट ने जब लिखित में स्टेटमेंट दे ही दिया है कि कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है, तो उसका मतलब है सारी कंडीशंस, ठीक है, सारी कंडीशंस फुलफिल कोर्ट कर रहा है प्रोक्लेमेशन देने की। दैट इज a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section has been complied with and that the proclamation was published on such day। कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया कि आज के दिन मैंने प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया है, it is going to be a conclusive evidence of the fact that today you have complied with all the requisites of issuing the proclamation, that the warrant has been issued, that you have been seen, that he has not been apprehended in the past or over 2 months। ठीक है। Now, how much should there be gap between issue of proclamation and issue of warrant? It is not written anywhere. It depends on facts and circumstances of एवरी केस। पर 84(3) प्राइमरली जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 के हिसाब से प्रोक्लेमेशन हुआ था, स्टेटमेंट राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन, कि पब्लिकली रेड हुआ, अफिक्स करवा दिया गया और कोर्ट हाउस में भी अफिक्स हो गया, अगर ये बोल दिया कोर्ट ने, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन हैव बीन कंप्लाइड। यानी कोर्ट ने बकायदा चेक किया था, वारंट वगैरह इशू हुआ है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा, ये सब देखने के बाद ही प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है। और हाँ, सच में उस दिन प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ था। दैट इट विल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ऑल दिस। नाउ द नेक्स्ट हाईलाइट इज 84(4), सेक्शन 84(4), where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of 10 years or more, imprisonment for life, or with death under the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the court may after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect। So if question comes, where is the mention of proclaimed offender? The answer will be 84(4). And where is the mention of proclamation? Answer is 84 subsection 1. Then next question is every person against whom proclamation issued, is every person against whom proclamation is issued is considered a proclaimed offender? Answer will be no। क्या बोला मैंने अभी तक आपसे? That's a question आया। If question comes, uh, where is the mention of, where is the mention of proclaimed offender? Your answer will be 84(4). Question comes, where is mention of proclamation? Where is mention of proclamation? Answer is 84(1). Question comes, is every person, is every person against whom proclamation is issued
is considered a proclaimed offender, is considered a proclaimed offender. Answer is no. आंसर इज नो। आप समझिए इस बात को। अगर प्रोक्लेमेशन का सर्कल ये है, इन सब के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया है, तो उसमें से वही लोग जो 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा के अक्यूज है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या जिनका ऑफेंस डेथ से पनिशेबल है, सिर्फ वही लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कैटेगरी में फॉल करेंगे एज पर 84(1). ठीक है, एंड दे फेल्स टू अपीयर, और जब उनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया था वो आते नहीं। तो लिखिए मेरे साथ, देर आर सर्टन क्लास ऑफ ऑफेंडर्स, देर आर सर्टन class of offenders who are who are considered as proclaimed offenders, as proclaimed offenders। सिर्फ कुछ ही है, ठीक है। and only and only when they are charged with offenses falling falling under the criteria given by section 84(4), will they be will they be pronounced as proclaimed offender। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, आगे क्या बोला जा रहा है? अच्छा, एक लाइन और लिखिए। A proclaimed offender is a person. A proclaimed offender is a person who is not getting who is not getting apprehended who is not getting apprehended even after even after the proclamation even after the proclamation and is an accused in and is an accused under भारतीय न्याय संहिता for offenses mentioned in 84(4). प्रोक्लेम्ड ऑफेंसर वो है जो एप्रीहेंड नहीं हो रहा है इवन आफ्टर प्रोक्लेमेशन, एंड इट इज एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन बीएनएस, ही इज एन अक्यूज्ड under BNS for the offences mentioned in 84(4). Once a person is declared a proclaimed offender, section 35 and 40 comes into play। ठीक है। Now 84 subsection 5 84 subsection 5, सीधी सी बात है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए जो पॉपुलेशन होगी, जो कि उसको भी डिक्लेयर करना है, तो उसमें सबसेक्शंस 2 और 3 के को फॉलो किया जाएगा, 2 और 3 के अकॉर्डिंग होगी। ये लिखा गया है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to the declaration made by the court under subsection 4 as they apply to a proclamation published under subsection 1। तो प्रोक्लेमेशन, मैनर ऑफ प्रोक्लेमेशन जो है, मैनर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन
अंडर अंडर सेक्शन 84(1) वही सेम होगा एज मैनर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सेम मेथड। क्या है सेम मेथड? पता है ना, वो चार चीजें, 1 2 3 4, बंद करो अत्याचार। और इसमें पहली तीन चीजें तो ये था रीड, ये था अफिक्स, ये भी है अफिक्स। रीड कहाँ करना है? कॉन्स्पिकुअस पार्ट। अफिक्स कहाँ करना है? कॉन्स्पिकुअस पार्ट। अफिक्स कहाँ करना है? कॉन्स्पिकुअस पार्ट। कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ टाउन, विलेज, जहाँ वो रहता है, ठीक है, उसका घर उस टाउन और विलेज में। और अफिक्स कहाँ करना है? कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस। इसके अलावा ऑल्सो कोर्ट चाहे तो पब्लिश करा सकता है डेली न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है, उस प्रोक्लेमेशन, उस डिक्लेरेशन को। और डेली न्यूज़पेपर कहाँ का होना चाहिए? होना चाहिए वहां का जहां पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, वेयर पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स। उम्मीद है आपने सब कुछ लिखा होगा जो मैंने लिखा है, अन्यथा मेजॉरिटी पार्ट लिखा होगा, ठीक है। 85 विल बी स्टडिंग टुमारो, दैट इज इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।